नमस्कार। एक सच्चा कलाकार अपने जीवन में कई जीवन जीता है, क्योंकि अभिनय एक ऐसी कला है जिसमें कलाकार किसी कहानी या पात्र को निभाते हुए उसे अपनी बोलचाल, हाव भाव या भावनाओं से जीवंत कर देता है और दर्शकों को ऐसा अनुभव होता है कि सचमुच मानो वह पात्र उनके सामने ही खड़ा हो या बैठा हो। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो वर्षों से ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं, अनुभव करवा रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से। शब्दों से मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक वरिष्ठ अभिनेता होने के साथ ही बहुत बड़े लेखक भी हैं, श्री विजय धर जी। विजय सर, आपका एक्साइटेड स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपका रंगमंच की सफ़र, जो रंगमंच का सफ़र है जी, कैसे स्टार्ट हुआ, शुरुआत कैसे हुई? किसी से प्रेरित होकर या बचपन में भी एक जो लगन रहती है, ग्लैमर? जी ग्लैमर भी कई बार अट्रैक्ट करता है। जी जी। दरअसल मेरी जो इस कला के साथ जुड़ने की शुरुआत जो हुई वो बचपन से हुई। अच्छा। मेरी पैदाइश जम्मू में हुई। अच्छा। तो यहाँ स्कूल में काफ़ी एक्टिविटी रहती थी, कल्चरल एक्टिविटी। ये उन दिनों की बात है। हाँ आजकल कम है। नहीं, बहुत पुरानी बात है ये। तो हमारे यहाँ झांकियाँ होती थी, जब 26 जनवरी का होता था या 15 अगस्त का प्रोग्राम स्कूल होता में भी था। मुझे लगता है हर स्कूल में सैटरडे को हुआ करते हाँ, थे बहुत ही कार्यक्रम होते थे। तो वहाँ से मैं वहाँ से बड़ा अट्रैक्ट हो गया कि मैं इन एक्टिविटीज़ में अपनी शमूलियत दूँ। अच्छा। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो मेरे कल्चर से लगाव शुरू वहाँ से हुआ। उसके बाद मैं श्रीनगर शिफ्ट हुआ। मैं यहाँ 10th तक पढ़ा, तो उसके बाद कॉलेज के दौर हो गया तो मैंने श्रीनगर चला गया, पिताजी की ट्रांसफ़र हो गई। तो वहाँ से फिर जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ तो वहाँ पे ऑलरेडी एक ड्रामेटिक ग्रुप था हमारे एसपी कॉलेज में। अच्छा। तो मेरे जो सीनियर वहाँ उस ग्रुप में थे, तो मेरी उनके साथ मुलाकात हो गई। वो लोग कॉलेज छोड़ के चले गए, उनका कॉलेज का दौर ख़त्म हो गया, तो मेरा शुरू हो गया। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया वहाँ पे। जो तो ग्रुप में वो कंटिन्यूटी थी? वो कंटिन्यूटी थी। तो वहाँ हम कॉलेज में थिएटर वगैरह करते थे, प्लेज वगैरह होते थे हमारे, वैरायटी प्रोग्राम भी होते थे ज़्यादातर। तो डिस्प्ले योर टैलेंट तब भी होता था? नहीं, वैसा कुछ नहीं था। थिएटर ग्रुप था बना हुआ, क्लब था थिएटर का, जिसका वहाँ का प्रिंसिपल उसको इंचार्ज होता था वो। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे मेरे को रुझान बढ़ गया कि मैं सीरियस थिएटर करूँ। तो मैंने एक ड्रामेटिक ग्रुप ज्वाइन किया जो काफ़ी फेमस था वहाँ पे, बसंत थिएटर नाम से। तो काफ़ी था वो, उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी थी। तो वहाँ से मैं जुड़ गया। ये 72-73 की बात है, आज से 50 साल। वहाँ पे टैगोर थिएटर था कि कहीं और नाटक हुआ करते थे? क्योंकि जम्मू में अगर नाटकों की बात करें तो जम्मू में जब अभिनव थिएटर नहीं था तो गुलाब भवन में हुआ करते थे नाटक। जी नहीं, हमारे यहाँ टैगोर हॉल बन चुका था। अच्छा। हाँ, पुराना स्ट्रक्चर था लेकिन था। अच्छा। तो हम लोग प्लेस करने शुरू कर दिए। अच्छा। तो सबसे पहला प्ले मैंने जो किया था वो गिद्ध था। अच्छा। वो उस जमाने की 73-74 की बात अच्छा। है। तो आज से 50 साल पुरानी बात है। तो 50 साल से मैं अभी चल रहा हूँ। तभी मैंने कहा वरिष्ठ अभिनेता, वरिष्ठ लेखक। जी। तो वहाँ से ये सिलसिला चलता रहा। तो वो हमारा पहला ग्रुप था कि जो हिंदी नाटक शुरू कर दिए कश्मीर में। अच्छा। कोई ऐसे खास थिएटर, मतलब एक दो थिएटर थे वहाँ पे जो चल रहे थे, लेकिन कश्मीरी ड्रामा करते थे वो। तो लेकिन हमारा एक ग्रुप था जिसने हिंदी नाटक करने शुरू कर दिए। और भारत के बड़े सुप्रसिद्ध लेखक जितने भी थे, विजय तेंदुलकर थे, मुद्रा राक्षस थे, जगदीश चंद्र माथुर थे, और भी बड़े अच्छे बादल सरकार थे, उनके नाटक हमने शुरू कर दिए। जैसे गिद्ध था, संतोला था, पगला घोड़ा था, पंछी ऐसे भी आते हैं वगैरह वगैरह। ये बड़े नाटक हैं, बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध नाटक थे, ये हमने करने शुरू कर दिए। तो इस तरह से वहाँ पे बाकी ग्रुप्स भी इमर्ज हो गए, उनके दिमाग में भी आ गया कि हमें भी हिंदी करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में आना है। तो वहाँ फिर एक चलन शुरू हो गया हिंदी नाटकों का। तो लोगों ने वहाँ पे और भी कुछ थिएटर ग्रुप एस्टैब्लिश हो गए, तो उन्होंने भी नाटक करने शुरू कर दिए। इसे कहते हैं मूवमेंट चल पड़ी। बहुत अच्छी मूवमेंट चल पड़ी। फोक भी किया, कुछ फोक थिएटर भी किए। अपने मोतीलाल केमू साहब के कुछ लिखे हुए नाटक थे, वो भी किए। तो वहाँ मेरे बड़े अच्छे मित्र अशोक जेलखानी साहब थे, जो डायरेक्टर हमारे थे वहाँ पे बसंत थिएटर में। अशोक जेलखानी जी का बहुत बड़ा नाम, पिछले दिनों उनका स्वर्गवास हो गया। जी 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 जी। कश्मीर में थिएटर को बढ़ावा देना हो या फिर J&K में विशेषकर टेलीविज़न को बढ़ावा देना, बहुत तो उनका बहुत बड़ा रोल, बहुत योगदान, और मैंने भी उनसे सीखा है। तो क्योंकि शुरुआती दौर पे वो मेरे सीनियर रहे हैं, तो मैंने वहीं से उनके साथ काम करना
शुरू किया और मैंने सीखा भी, और काफ़ी देर तक, जब तक एक्सोडस नहीं हुआ, ये 88 की बात है, लास्ट प्ले हमने पंछी ऐसे भी आते किया था। अरे क्या टाइटल भी वैसा ही है। बहुत बढ़िया। तो रेलिवेंट भी हो रहा था जैसे सिचुएशन वहाँ जी बन जी रही जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उस समय के सिचुएशन के साथ वो नेचुरली लग तो रहा था। पंछियों की तरह कह सकते हैं कि फिर परवाज आपने पलायन की भी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद बस सिलसिला थिएटर का वहाँ थम गया। तो लेकिन वो एक अंदर मन में एक टीस थी कि थिएटर करना है, स्पार्क, चिंगारी जो है। तो उस दौर के बीच में मैं रेडियो में भी गया। अच्छा। तो रेडियो में मैं एज ए कैजुअल अनाउंसर काम करता था। तो नाटक भी रेडियो में किया, प्राण जी से, प्राण किशोर जी जो आप जानते हैं, बड़ा नाटक का बहुत बड़ा नाम है, पद्मश्री है। बिल्कुल। तो उनके छत्र छाया में रेडियो के नाटक भी किए कुछ, और कैजुअल अनाउंसर रहा वहाँ पे। उनकी मिसेस थी शीला कौल, वो प्राण जी के साथ काम करना कितना टफ था, क्योंकि टास्क मास्टर। हाँ, वो हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते थे। डायलॉग का मतलब जो होना चाहिए, उच्चारण और डायलॉग का मतलब पूरा कन्वे होना चाहिए था, उसके लिए वो काफ़ी रिहर्सल करवाते थे, क्योंकि हर शब्द के मायने होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो बहुत मेहनत करवाते थे आर्टिस्ट से। रिहर्सल भी डेली होती थी हमारी, जब तक रिकॉर्डिंग ना हो। तो वो काम करवाते थे, अच्छा काम करके, और वहाँ से भी सीखा हमने बहुत कुछ, कि रेडियो के लिए माइक को किस तरह से फेवर करना है, और वॉइस मॉड्यूलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, जो आजकल के बच्चों में उतना नहीं है। वो सीख नहीं पाते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। मैंने कुछ तजुर्बे मेरे हुए रिसेंटली। लेकिन उनके माइक को कैसे फेवर करना है वो नहीं कर पाते, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हमको। लेकिन तो हमने क्रेडिट गोज टू रेडियो आल्सो। रेडियो का बहुत बड़ा योगदान है हमें वॉइस मॉड्यूलेशन का। और थिएटर ने ये दिया कि आप 600 लोगों के साथ परफॉर्म कर रहे हो, तो लास्ट वाला बंदा जो उसको सुनाई देनी चाहिए आपकी आवाज़। और अगर आप विस्पर में भी डायलॉग करते हो, विस्पर भी उसको सुनाई देना चाहिए। तो ये टेक्निक्स स्टेज की। तो सर मैं एक बात जानना चाहूँगा, जैसे आपकी आवाज़ बड़ी भारी भरकम है और परफेक्ट वॉइस है जी एक्टर के लिए, जी जी, ये कुछ रिहर्सल भी रहती है इसमें वॉइस क्वालिटी बढ़ाने की, कि जन्मजात भी रहता है? मुझे लगता है स्टेज ने बहुत कुछ दिया हमें। अच्छा। स्टेज हमें, अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है या फिल्म इंस्टीट्यूट है, दे वर्क ऑन वॉइस। तो वॉइस पे बहुत काम करते हैं वो लोग। तो हमें नेचुरली, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, हमें थिएटर में ही ये मिल गया। रंगमंच कर करके वॉइस क्वालिटी अपने आप बढ़ गई। हाँ, थिएटर करने से हमें खुद हमारी क्वालिटी बढ़ गई आवाज़ की। और उसमें रेडियो में भी गए हम लोग, तो वहाँ भी हमें योगदान। और दूसरा, फिर मैंने नरेशन देनी शुरू कर दी। अच्छा। तो बैकग्राउंड नरेशन में करता रहा, अपने डबिंग करता रहा। तो वो भी मैं वहाँ से रेडियो के माध्यम से ही मुझे सीख मिली, तो वो भी करता रहा। उसके बाद ये दौर आ गया कि एक्सोडस हो गया। विस्थापन की वजह से हम थिएटर कर नहीं पाए, डिस्प्लेस थे, कहीं जगह नहीं थी, कुछ नहीं था, तो बिखर गए सारे आर्टिस्ट। तो असेंबल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन बाद में मुझे लगा कि एक किया जाए कुछ। तो लकली एक ग्रुप बना था। तो उस ग्रुप में हमने क्या किया कि भाई, हमने सोचा कि ओपेरा शुरू करते हैं। अच्छा। तो ओपेरा के लिए फिर हमें मेहनत करनी पड़ती थी कि भाई ऑडियो ट्रैक बनाना है। लेकिन ओपेरा, जब आप ओपेरा की बात कर रहे हैं, तो जम्मू व कश्मीर में बहुत कम ओपेरा हुए हैं, क्योंकि ओपेरा करना बहुत मुश्किल है, कॉस्टली भी है। बेसिकली क्या था कि एक्सपर्टाइज भी चाहिए। हाँ, उसमें ये था। उसकी मेन वजह ये है कि हमारे पास एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो था, जो हमारे कुलदीप सप्रू जी हैं, वो खुद म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, और उनके पास एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। वो हमारे लिए परहैप्स बहुत अच्छा एक एडवांटेज रहा कि हमें रिकॉर्डिंग का खर्चा ना करना पड़े। तो हमने सबसे पहले, और ये जो ओपेरा फॉर्म था, ये बेसिकली 50 साल पहले ख़त्म हो गई थी ये। तो इसको कोई इस पे काम नहीं कर रहा था। रीज़न यही था कि इस पे खर्चा काफ़ी। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों के साथ सर एक बात और साझी कीजिए कि क्या जम्मू व कश्मीर में पहले ओपेरा हुआ करता था? जी, 50 साल से चलो मानते हैं कि लुप्त हो गया। जी जी। तो उससे पहले होता था क्या? जी जी, उससे पहले होता था। हमारे बहुत ही वरिष्ठ एक राइटर हैं, दीनानाथ नादिम साहब, उन्होंने ओपेरे की शुरुआत की थी वहाँ पे कश्मीर में। बम्बुर यम्बुरजल किया था एक नाम टाइटल से, जो रशिया वगैरह में भी उन्होंने फिर परफॉर्म किया था। तो उस समय काफ़ी मशहूर हुआ था कि थिएटर में एक ये ओपेरा टाइप बड़ा। रशिया की बात कर रहे हैं, रशिया में तो हब है, वहाँ तो मैक्सिमम ओपेरा होते हैं। तो वो उन्होंने वहाँ किया था। उसके बाद एक और ओपेरा उन्होंने किया था। तो एकेडमी ने, हमारी एकेडमी ने भी एक ओपेरा किया था बड़शाह नाम से। तो लेकिन फिर उसके बाद किसी ने इस पे काम नहीं किया, तो धीरे धीरे ये लुप्त हो गई है। तो
फिर हमें एक थॉट आया कि हम क्यों ना ओपेरा को फिर से रिवाइव करें, जो चीज़ हमारी विरसे में थी उसको नए सिरे से इस्तेमाल किया तो जाए। सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट कितनी मायने रखती है ओपेरा के लिए? बहुत बहुत, क्योंकि ओपेरा फॉर्मेट को बनाने के लिए स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि इसमें डांस भी है, इसमें म्यूज़िक भी है, इसमें थिएटर भी है। तो थिएटर, म्यूज़िक और डांस तीनों की कॉम्बिनेशन है, यानी कि आर्ट फॉर्म के तीनों फॉर्म इसमें इकट्ठे होते हैं। तो मुनि जी का जो नाट्य शास्त्र है, जी जी, पूरी तरह से ओपेरा उसमें फिट बैठता है, ओपेरा उसमें बिल्कुल, कि उसमें सारे फील्ड्स उसमें जी समा जी, जाती हैं जी जी जी। ओपेरा में। तो पहला ओपेरा हमने एक कश्मीरी ओपेरा मैंने किया था, वक्तुक परतव, द रिफ्लेक्सेस ऑफ टाइम। अच्छा, समय किस तरह से बदलता है। तो वो एक कंटेंट लिया था मैंने, उसका स्क्रीन प्ले मैंने लिखा अच्छा। था। तो डायलॉग उसके हमारे एक अच्छे राइटर यहाँ पे जेके कोल बैजान, बिल्कुल। तो उन्होंने डायलॉग लिखे थे, बहुत ही अच्छा लिखा उन्होंने, और उसको हमने पहली बार यहाँ किया। अच्छा। तो ये बहुत ही अच्छा चला, बहुत ही रिस्पॉन्ड मिला। इट वाज ए पर्सनिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर, इसमें कैरेक्टर्स की पर्सनिफिकेशन थी। नो, इसमें बर्ड्स थे, फ्लावर्स थे, अच्छा। और कश्मीर में जो 3-4 सीज़न होते हैं हमारे, उनको उनके टाइटल्स हैं, चिले कलान, चिल बच, चिल खरुद। और उसके ऊपर एक कैरेक्टर मैंने खड़ा किया, शीन शाह। अच्छा। शीन शाह वॉज ए हॉरिफाइंग कैरेक्टर। इसका विजा विज मिलिटेंसी के साथ थोड़ा सा जोड़ा हमने। इसी तो कहते हैं कि क्रिएटिविटी एट पीक। हाँ। जब आप सिंबॉलिक कैरेक्टर लेके कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, जी तो जी, क्रिएटिविटी एट पीक कहा जाता है फिर। ये, और उसको आपने कन्वे भी करना है। अंडर करंट सारा। इसकी मिलिटेंसी के साथ जुड़ी हुई थी। यानी कि 89 से पहले जो हालात कश्मीर में बहुत ज़बरदस्त, पहले बड़े अच्छे सिचुएशन थी, बाद में हालात बिगड़ गए, और लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ फिर सिचुएशन ठीक से आ गई। इनके ऊपर एक कैरेक्टर हमने कर दिया खड़ा, बहार, अच्छा। द स्प्रिंग। अच्छा। तो उसमें ये तो था पॉजिटिव लेके आता है, पॉजिटिव लाइन लेके आता है। तो पॉजिटिव लाइन लेके जब वो आता है तो वो कहता है शीन शाह को कि भाई तेरा समय खत्म हो गया, यू हैव टू लीव दिस प्लेस, आपने ये जगह छोड़ देनी है, आपका कोई यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं है। क्योंकि जब विंटर ख़त्म हो जाता है तो स्प्रिंग ऑब्वियसली आता है, बर्फ़ पिघलती है, सब कुछ अपना फिर फॉर्म, तो वक्त के साथ वो फ्लावर्स चीज़ें साथ खिलते हैं, रहती सब हैं, कुछ, बिल्कुल। परिंदे आ जाते हैं। तो ये एक इसका बड़ा रिस्पॉन्ड मिला। तो पहली परफॉर्मेंस हमने 2014 में की थी, ये अच्छा। कश्मीर में SKICC में। अच्छा। तो हमारे वोहरा साहब थे, NN गवर्नर, जी, जी। NN वोहरा साहब, वो आए थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा था ये। तो उन्हें अपने उसमें वक्तव्य में भी कहा था कि यूनिक आइडिया है ये। बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद हमने इसको जापान में भी किया, अच्छा। उसके बाद दिल्ली में भी किया, गुड़गांव में भी किया, जम्मू में इसके 3-4 शो हमने किए। अच्छा। तो लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड रहा। तो हमें एनकरेजमेंट मिलेगी कि ओपेरा करना चाहिए। क्रिएटिव काम है ये, बहुत अच्छा काम है, मेहनत लगती है इसमें, लेकिन है अच्छा, तो उसका सुकून भी मिलता है। सुकून भी मिलता है। तो उसके बाद हम आगे चले धीरे धीरे, तो हमने सोचा कि अब रिसर्च या पीरियड बेस्ड कुछ किया जाए। तो पीरियड बेस्ड में हमारे जो सबरू साहब हैं, कुलदीप सबरू जी हैं, ये थोड़ा सा इनोवेटिव है, मेहनती भी हैं काफ़ी। तो इनके माइंड में कंसेप्ट आ गया, अच्छा। इन्होंने कंसीव किया कि हम माता खीर भवानी पे कुछ बनाएं। अच्छा। तो सबसे पहले हमने खीर भवानी पे वर्क करना किया कि खीर भवानी माता किस तरह से आई कश्मीर में। जो लिटरेचर अवेलेबल भी होना चाहिए, लिटरेचर, उसके लिए तब काफ़ी तो मेहनत रिसर्च आ करनी, गई। हाँ, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जो इसका माता रागने महात्म्य है, तो कुछ कंटेंट था। तो हमारे LD कोल हैं यहाँ पे, माता खीर भवानी का मंदिर है यहाँ पे, तो उनसे हमने वो लिया। तो बेसिस बनी कि वहाँ से हमने उसको एक्सट्रैक्ट ले लिया कि क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या घटनाक्रम हुए हैं, कि रावण किस तरह पिक्चर में आया, राम कैसे पिक्चर में आए, और माता रानी कैसे श्रीलंका पहुँची श्यामा रूप में। अच्छा। तो वहाँ से श्यामा रूप से वो निकल के फिर हनुमान के पीठस्थल पे कश्मीर में पहुँचाए उन्होंने। तो ये रिसर्च बेस था। फिर इस कहानी को लिखना, एक तो हो गया कि आपके पास कंटेंट आ गया, तो ड्रामेटाइज करना, फिर उसको ड्रामेटाइज करना, पात्र Music। खड़े करने, तो कौन से पात्र थे, उनको फिर भाषा देनी, तो वो लैंग्वेज देनी, तो वो काफ़ी मेहनत का काम था। तो वो हमने फिर बनाया। उसके बाद ओपेरा ये बहुत ही अच्छा चला। यहाँ एकेडमी से भी हमने उसके 1-2 शो किए थे। दिल्ली में हमने टूरिज़्म की डिपार्टमेंट से वहाँ दिल्ली में भी शो किए थे, पंपोश एनक्लेव में, और गुड़गांव में भी किया। तो ये काफ़ी अच्छा चला, लोगों को बड़ा ये अच्छा लगा कि ये माता हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है चीज़, बहुत। और ये लोगों को सांस्कृतिक विरासत है हमारी, मैं आपको रिलीजियस विरासत। राजू जी ये कहूँगा कि लोगों को पता ही नहीं था, हमारे कश्मीरी होते हुए तो मुझे नहीं पता था कि माता खीर भवानी आई कहाँ से है, ये किस तरह से पहुंची है। मंदिर तो इतना पवित्र मंदिर है वहाँ पे, लेकिन बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड को किसी को नहीं पता था। जब हमने लिटरेचर पढ़ा हम तो खुद हैरान हो गए कि ये तो श्रीलंका से आई हैं, ये वहाँ थी श्यामा रूप में। बिल्कुल।
तो तामसिक रूप में वहाँ थी, तो जब ये कश्मीर में आई तो ये सात्विक रूप में आ गई। सात्विक। तो इतना वो हमें इसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये फिर जब हमें देखा तो हमें हमने इसमें काम किया और म्यूज़िक अपना ट्रैक, साउंड ट्रैक वगैरह सपरू साहब ने बनाया, तो काफ़ी मेहनत करते हैं। तो उसके बाद ये हमारा हो गया और भी एनकरेजमेंट मिल गई कि भाई ये तो अच्छा है, कुछ और रिसर्च बेस कुछ और रिसर्च बेस करें। तो माइंड में यही रहता था, करना यही है, संगीतमय नृत्य नाटक करना है, तो जिसको हम ओपेरा भी कह सकते हैं, डांस ड्रामा भी कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए गुमनामी में पड़ी हुई कहानियां ढूंढने तो ऑथेंटिसिटी के साथ। यस एग्जैक्टली, क्योंकि आप उस चीज़ को टच करते हैं जहाँ ऑथेंटिसिटी बहुत है, क्योंकि आपको सवाल पूछे जाएंगे बाद में, यू विल बी पुट इन ए क्वेश्चन कि भाई आपने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा, अगर आप थोड़ा सा भी अगर दाएं बाएं होगा, डिविएशन होती है या किसी गलत तथ्य को आप ला के पेश करते हैं, क्योंकि आप धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो लेकिन परमात्मा की कृपा रही, हम बिल्कुल उस पे चले जो हमारे पास कंटेंट था और अवेलेबल कंटेंट था और बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट था। उसके बाद हमने अमरेश्वर महादेव पर काम किया। अच्छा। जो हमारे कश्मीर में अपने अमरनाथ, अच्छा, अमरनाथ पे हमने फिर अमरेश्वर महादेव बनाया कि अमरेश्वर महादेव आए कैसे वहाँ पे, जो कहानी महादेव और पार्वती के बीच में हुई है, तो वो किस तरह से क्या क्या उसमें आया, किस तरह से माता पार्वती ने उनसे सवाल किया कि मुझे उस बताइए कि मैं हर जन्म हर बार मुझे मृत्यु क्यों ही लेनी पड़ती है आपको पाने के लिए। तो वो चीज़ें फिर वही बात आ गई कि वहाँ पे रिसर्च था। तो हमने अपने मित्र हैं एक संजय रैना मुदगले साहब, तो जिनको काफ़ी ज्ञान है ये जो पीरियडिक चीज़ों का है, उनको काफ़ी ज्ञान है, किताबें भी बहुत देखते हैं, रिसर्च भी काफ़ी करते रहते हैं, तो उनसे हमने इसका थोड़ा सा लिया ज्ञान। तो उन्होंने हमें इसके बारे में बताया कि किस तरह से ये चीज़ें बनी हैं, और ये आज का नहीं है जो बताते हैं कि जी ये जी किसी मलिक ने अनंतनाग के उसने देखा था तो महादेव को, ये ऋषि भृगु के पीरियड का है। अच्छा। ऋषि भृगु के पीरियड का है जो कश्यप ऋषि के लीन से हैं। वो उनको सपने में आया था कि महादेव कहीं अमरेश्वर महादेव है जो किसी पहाड़ में है। तो महादेव ने जब उनको कहा कि तुम आ जाओ यहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो ऋषि भृगु ही चले थे वहाँ से। रास्ते में उन्होंने फिर उनका एनकाउंटर हुआ जो राक्षस वगैरह थे, तो वहाँ पे उन्हें पता कि लगा कि भाई जैसे शीशनाग है, पंचतरनी है, ये जगह वो जगह हैं जहाँ पे महादेव ने वो सब चीज़ें छोड़ी हुई थी। नाग को शीशनाग में उतारा था, नंदी को कहीं और छोड़ा था, अपने गणेश जी को कहीं और छोड़ा था। तो ये सब चीज़ें और उसमें हमने कनेक्ट की। तो ऋषि भृगु का कन्वर्सेशन इन सब के साथ, और फाइनली जाके जो हमारे महादेव की गुफा है अमरनाथ गुफा, वहाँ जाके फिर वो उनके दर्शन करते हैं और अमरावती से नहा के महादेव उनको प्रकट होते हैं और दर्शन देते हैं। तो ये इस कहानी को भी फिर से ओपेरा के रूप में पेश करना, इट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको दिक्कत आई होगी, क्योंकि जो कथा पार्वती जी को भगवान शिव ने सुनाई, जी जी, वह नहीं मिलती, नहीं अमर होने की कथा। हाँ, वो नहीं मिली, अलबत्ता मिल भी नहीं सकती थी, अलबत्ता हाँ, अलबत्ता शिव जी के कुछ थोड़ा सा कंटेंट हमें मिला जिसको कि हमने वहाँ दर्शाया, उसमें नाटक में दर्शाया कि भाई थोड़ा सा कि भाई वजह क्या है, क्योंकि वही कथा सुनाने के लिए मुझे लगता है शेषनाग जी को छोड़ा गया। हाँ, सबको छोड़ा कोई गया, सुने ना इस कोई कथा सुने को। ना। तो वो हमने जिक्र किया, लेकिन कथा तो हम नहीं बता सके कि क्या कन्वर्सेशन हुआ, क्योंकि कथा किसी को नहीं पता सिवाय पार्वती माँ। एग्जैक्टली। तो वो, लेकिन उस कंटेंट को वहाँ तक हमने दिखा कि भाई ये ऋषि भृगु के समय की बात है जब उन्होंने अमरनाथ के दर्शन किए और ये प्रचार उस वक्त किया। इस रिसर्च के बाद सत्य सामने आता भी है, सत्य सामने, क्योंकि जो किताबों में लिखा गया है वो कुछ और है। जी जी, जो सत्य है, जो वेदों में है, जो मतलब शास्त्रों में जो पुराणों में है, वो कुछ और रहता है। यस, वो तो सही बात है। मतलब ये चीज़ें हमें भी हैरान करती हैं कि हमें पता नहीं होता इन चीज़ों में, हम उतना अध्ययन नहीं करते, हम उतना पढ़ते नहीं हैं। तो ये एक नई पीढ़ी को सिखाने के लिए, नई पीढ़ी को अपने उस चीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हम करते हैं। इसके बाद हमने एक और किया, हिमाल नगराई, जो फोक टेल बेस्ड है। कहानी एक बहुत पुरानी है, प्रचलित कहानी है हिमाल नगराई। ये बड़ी मशहूर कहानी थी, इसको बालकृष्ण सन्यासी जी ने लिखा। तो हमने इसका फिर मंचन किया यहाँ पे, ये भी उसी फॉर्मेट में किया हमने, ओपेरा फॉर्मेट में ही। तो जहाँ पे सर्प और एक ह्यूमन
फीमेल का आपस में इश्क है। अच्छा। तो ये इश्क की कहानी है जो उस प्रिंसेस को नहीं मालूम होता कि ये एक सांप है, बेसिकली इज अ प्रिंस, स्नेक प्रिंस, सरपेंट है। लेकिन जब बाद में वो पता लग जाता है तो वो इतना उनका प्यार बढ़ गया होता है कि राजा जो उसका होता है, फादर प्रिंसेस का, तो वो कहता है कि इसके टुकड़े कर दो सांप के, ही शुड बी किल्ड। ये कैसे हो सकता है कि एक राजा की बेटी सांप के साथ शादी करेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो सांप के टुकड़े करवा देता है। तो टुकड़े करवाने के बाद ये हीमाल जो है, जिस प्रिंसेस का नाम हीमाल है, वो टुकड़े इकट्ठे करती है, महादेव पार्वती से प्रार्थना करती है कि या तो ये इसको जिंदा कर दो या फिर मुझे भी इसके साथ खत्म कर दो। तो महादेव कहते हैं जिंदा तो पॉसिबल नहीं है, प्रकृति का नियम ऐसा है, जो एक बार गया वो गया, उसको वापस नहीं ला सकते। हाँ, टुकड़े इकट्ठे कर सकता हूं मैं। तो वो टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि वो प्रार्थना करती है प्रभु से और बिजली कड़कती है। उसकी गोद में वो सरपेंट होता है, मरा हुआ डेड होता है सांप, और बिजली कड़कती है और वो दोनों उसी में समा जाते हैं। अच्छा। तो ये ऐसा एक इस कहानी का कंटेंट था। जो तो इसको भी पीरियाडिकल ड्रामा तो कह ही सकते हैं, पीरियाडिकल, क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है ये, जो कश्मीर बड़ी चलन में है। सुनाते रहते हैं हमारे अपने एल्डर से, हम सुनते रहते हैं, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी जो माताएं या दादियां थी, वो हमें सुनाती थी फोक टेल। तो उसके बाद हमने अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली, सप्रू साहब को थॉट आ गया कि एक कंसीव कि भाई श्री कृष्ण कश्मीर आए थे यार, इस पे लिखा जाए कुछ। तो हमने कहा लिखेंगे तो सही, लेकिन करेंगे कहाँ पे? रिसोर्सेज होने चाहिए। हम मेहनत तो करेंगे, बनाएंगे तो सही, लेकिन कहा नहीं बनाएंगे, आप इस पे काम करो। तो फिर वही मैंने खंगालना शुरू कर दिया, नीलमत पुराण, राज तरंगनी और ये संजय रैना मुदगले, इनको भी लाया। टीम दोबारा तो फिर टीम इकट्ठी हो गई। तो फिर ये इसका पता लगा कि क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं जब कृष्ण भगवान किस तरह से कश्मीर आए। ये पहली रानी थी विश्व भर में उस वक्त, यशोमती, जो कश्मीर की थी, इसको राज सिंहासन पे उन्होंने बिठाया। तो ये घटनाक्रम सारे इकट्ठे किए हमने, क्या क्या सिचुएशन हुई जब महाभारत का युद्ध हुआ। तो उसमें अपने जो कश्मीर की रानी थी, इनका जो ससुर था गौनंद, उस वक्त राजा था वहाँ का, गौनंद प्रथम। तो ये यादवों की ओर से नहीं लड़ा, जो कृष्ण का कुल था, ये कौरवों की तरफ से लड़ा। वहाँ पे उस वक्त जरासंध जो कृष्ण पे काफ़ी हमले कर रहा था, तो उसका साथ उसने दिया था। तो उस युद्ध में ये गौनंद मारा गया। तो फिर इसका बेटा था दामोदर, वो तख्त पे बैठा वहाँ पे, उसने गद्दी संभाली कश्मीर की, गौनंद। तो दामोदर को ये दिमाग में रहा कि मेरे बाप को कृष्ण ने मारा। तो कृष्ण उस वक्त गंधार गए हुए थे, किसी का स्वयंवर था वहाँ पे। तो ये चला गया वहाँ कि भाई मैं कृष्ण को यहाँ जाके मारूंगा, अपनी फौज लेके, सेना लेके। बलराम ने कृष्ण को बता दिया कि ये दामोदर आपको मारने के लिए आ रहा है। तो वहाँ जाके फिर कृष्ण ने उसका वध कर दिया, दामोदर का। रह गई रानी, और कश्मीर में ऐसी अफरा तफरी मच गई। जो विद्रोह करने वाले लोग थे, जैसे विद्रोही आज के दौर में भी है, हर दौर में रहे हैं, जो इविल एंड गुड फोर्स चलती रहती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम राजपाट संभालेंगे, ये विधवा नहीं बैठ सकती उस पर। तो कृष्ण को दामोदर, इसने अपने बलराम ने कहा कि हमारा तो वर्चस्व हर जगह है, अब हम हर जगह राज कर रहे हैं, तो कश्मीर में भी अपना राजा भेज देंगे। तो कृष्ण ने कहा कश्मीर में हमारा राजा नहीं जा सकता, क्योंकि ये माँ पार्वती की धरती है। अच्छा। इसमें अगर कोई राज करेगा तो औरत ही करेगी, और वो यशोमती करेगी। मैं खुद उसका राज सिंहासन करने जाऊंगा। तो उसके बाद कृष्ण वहाँ चले गए और उन्होंने उसका बाज़ाब्ता, उन्होंने कन्विंस किया लोगों को वहाँ पे जो उसके अगेंस्ट थे, जो खिलाफत कर रहे थे रानी के राज सिंहासन के बारे में, जो कहते थे कि हम बैठेंगे इस पर। तो उन्होंने कन्विंस किया कि देखो यहाँ पे ये माता पार्वती की जगह है, माता पार्वती खुद यहाँ पे अपनी यहाँ की रानी है, और भगवान कृष्ण जो है वो राजा हैं यहाँ के। तो ये शक्ति, शिव शक्ति का स्वरूप है यहाँ पे। तो वो कन्विंस करके उन्होंने, क्योंकि कृष्ण के पास कन्विंसिंग पावर बहुत ज़बरदस्त था, तो उन्होंने उन्हें कन्विंस किया, और उसके बाद रानी का, यशोमती का अभिषेक किया वहाँ पे, राज्याभिषेक। तो वो ये कहानी हमें पता नहीं थी कि कृष्ण आए भी हैं कभी। तो ये घटनाक्रम हमने फिर इसको
ड्रामेटिक और ओपेरा फॉर्म में बनाया, इस पे लिखा और फिर कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए इसमें, क्योंकि भाई कौन से किरदार थे उस वक्त, क्योंकि ये सारा पीरियोडिक है। तो उस वक्त के कितने किरदार थे, वो कौन से आर्टिस्ट थे, कौन से कलाकार थे उस वक्त जो इस घटनाक्रम में थे, फिट बैठेंगे। तो हाँ फिट बैठेंगे। तो फिर वो हमारे संजय मुदगिले साहब हैं, उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से ये और कहानी को किस तरह से छेड़ना है। आपने जो देखा, मैंने सूत्रधार का इसमें एक किरदार किया, वो मैंने ब्रिजिंग एक बनाई कि मैं ब्रिज कैसे स्टोरी को करूं ताकि मैं कहानी को आगे ले चलूं। तो फिर सूत्रधार इंट्रोड्यूस किया और वहाँ से फिर कहानी को आगे उड़ान दे दी और एंड में जाके उसका यशोमती का, उसमें फिर गाने भी आए बीच में, डांस भी आया, खुशी का माहौल भी आया, सब कुछ किया। लेकिन उसमें सबरू साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो ट्रैक बनाया, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक बनाया, उसमें वो माहिर हैं, हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं। तो इस तरह से हमें उसमें भी कामयाबी मिली। उम्मीद करेंगे सर कि अगर अब दोबारा मौका मिलेगा जी, तो आपसे इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं। जी, हम जी। तो ज़्यादातर ओपेरा पे ही बात करते रहे। अभी आजकल जो मैं काम कर रहा हूँ, हमारे जो बहुत ही महान राइटर है यहाँ के वेदराही जी, जी जी। तो उन्होंने लिखी एक नॉवेल है ललदित, हाँ, ललदित। हिंदी में लिखी है। ललदित आज तक लोगों ने कश्मीरी में किया सब कुछ, और कश्मीरी में क्या किया, सिर्फ ललवाक उठा के वही चलाते रहते हैं। ललदद उन्होंने डोगरी में लिखा है और बहुत सी भाषाओं में ट्रांसलेट किया। हाँ, तो हिंदी वाली जो है उनकी आज्ञा से, उनके परमिशन से मैं उसका स्टेट अडॉप्टेशन कर रहा हूँ आजकल। तो उसको वो बहुत ही जल्दी आपके पास आएगा, आप दर्शकों को हम दिखाएंगे कि ललदित खाली वाक ही नहीं है, ललदित की अपनी एक कहानी है, एक लाइफ हिस्ट्री है जो ट्रैवल करती है, फिलॉसफी है, और किस तरह से बाद में वो शिव योगिनी बनती है, जिसमें जैसे उन्होंने दर्शाया है उसमें। तो वो एक लेके हम चल रहे हैं, तो वो भी बड़ी जल्दी हम दर्शकों के सामने लाएंगे, पेश करेंगे। उम्मीद करेंगे सर कि अब ललदत भी हमें ओपेरा के माध्यम से जी नजर आएंगी। जी जी, और उनके बारे में लोगों को और भी जानकारी उपलब्ध हो पाए। जी जी जी। आप एक्साइटेड स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू राजेश्वर जी, आपने हमें मौका दिया यहाँ आने का। मैं बहुत ही खुश हूँ कि एक बार आपने मुझे बुलाया। उम्मीद है कि आगे की कहानी के लिए दूसरी बार भी बुलाएंगे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार जी। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी श्री विजयधर जी से। उन्होंने कहा कि लगातार वह आजकल ओपेरा कर रहे हैं, लेकिन एक मकसद लेके अपने अस्तित्व की जो गुमनाम कहानियां हैं उनको ओपेरा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।